अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो इब्तदाई लेक्चर में देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से लागू होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे, मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन कौन कौन से मुमकिन है। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होता है, क्या मुराद ली जाती है कि जब दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक रिएक्शन बनता है, होता है, जिसके नतीजे में एक नया न्यूक्लियाई बन जाता है। ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और दो न्यूक्लियाई का करीब आना मुश्किल होगा क्योंकि रिपल्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी इंटरेक्शन कब हो सकती है, या यानी वो बहुत तेजी के साथ, यानी उनका मोमेंटम इतना हो जो उनकी रिपल्शन पे ओवरकम आ जाए। ठीक है। तो आप अब अगर प्रॉपरली डिफाइन करें तो आप ऐसे कहेंगे एक प्रोसेस जिसमें दो न्यूक्लियाई आपस में रिएक्ट करके रीशफल करके एक नया यानी प्रोड्यूस करते हैं, नया प्रोडक्ट, आपके पास नया न्यूक्लियर डिफरेंट न्यूक्लियर बनता है। ठीक है। तो आपके पास जाहिर सी बात है वो इंटरेक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन चाहिए आपको, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अब ये सारा मुमकिन होगा। अब जैसे यहाँ पे ए एक इंसिडेंट पार्टिकल को जाहिर कर रहा है, एक्स मेरा टारगेट न्यूक्लियस है, नतीजतन क्या होगा, वाई एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस आएगा, बी एक इमिटेड पार्टिकल होगा, क्यू यहाँ पे एनर्जी के तौर पे देखी जाएगा। ठीक हो गया। अब इन जनरल इस तरीके से भी रिएक्शन लिखा जाता है, और इसका एक दूसरा तरीका कार होता है शॉर्ट फॉर्म ये। अब ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंसिडेंट और इमिटेड पार्टिकल और बाहर उसके बड़े जो प्रोडक्ट टारगेट और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई लिखे जाते हैं। कैप्स के अंदर लिखा हुआ है एक्स तो ये टारगेट न्यूक्लियस है, कैप्स में लिखा हुआ है वाई तो ये एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस है। ओके। क्यू आपके पास दो तरह से मुमकिन है कि क्यू आपके पास पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर क्यू नेगेटिव होगा तो एंडोथर्मिक है। जैसे आप ये दोनों रिएक्शन देख सकते हैं, हीलियम लिथियम का दिखाया गया, आपके सॉरी हाइड्रोजन और लिथियम का दिखाया गया। हीलियम के दो न्यूक्लियर बन रहे हैं, साथ में आपके 17.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। और आपके पास अगर एनर्जी देनी पड़गी तो एंडोथर्मिक है। ठीक। तो अब आपके पास क्या है कि जनाब अगर आप देखा जाए कंजर्वेशन लॉज क्या है न्यूक्लियर रिएक्शंस के, तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज जो कंजर्व रहती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, उनमें सबसे पहले चार्ज, मैस नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैस एनर्जी, पैरिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे वो पैरामीटर हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व रहेंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंजर्व नहीं रहती, उनमें क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। तो ये आगे चल के देखेंगे कि क्यों भाई ये क्यों कंजर्व नहीं रहती। तो बारी बारी सारे कंजर्वेशन लॉज को देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहता है, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो आपके प्रोटॉन्स की तादाद है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जैसे मैंने कहा कि जो रिएक्टेंट के प्रोटॉन्स होगा सम अगर करेंगे और जो प्रोडक्ट्स के प्रोटॉन का सम करेंगे तो वो आपका जवाब सेम आने वाला है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर, जो टोटल तादाद है न्यूक्लियन की, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, वो भी आपके पास तादाद कंजर्व रहने वाली है। तो आप अगर देखेंगे रिएक्टेंट का जो न्यूक्लियन का सम है और जो आपके पास प्रोडक्ट के न्यूक्लियन का सम है वो भी क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम न्यूक्लियर रिएक्टेंट का कंजर्व रहेगा। अब जो टारगेट होगा, जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल होगा, जाहिर सी बात है मूव करके आके हिट करेगा, तो यानी रिएक्टेंट का जो आप कह लो टोटल प्रोडक्ट वो इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट के टोटल मोमेंटम के। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इसे हम लिख सकते हैं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी,
टोटल मास एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब आपके पास टी यहाँ पे क्या देखें, काइनेटिक को जाहिर करेगा, प्लस एमसी स्क्वायर उसकी जो एनर्जी है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मास और एनर्जी तो इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इसीलिए लफ्ज लिखा गया टोटल मास एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी है। अब आपके पास इनिशियल सिस्टम की यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में एक पैरिटी क्या होती है, कंजर्व रहती है। अब आपके पास पैरिटी क्या मिरर सिमेट्री बताती है सिस्टम की। अगर वो आम तौर पे जो वीक इंटरेक्शंस होती हैं जैसे बीटा डिके, मेसॉन डिके, उसमें ये कंजर्व नहीं रहती। ये खास बात जरा समझने वाली है। अब कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी की क्या डिमांड है, पाई एक्स यानी जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, पाई ए जो इंसिडेंट पार्टिकल की पैरिटी है, -1 की पावर एल एक्स से, ये जो ऊपर एल लिखा हुआ है ये एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस किस का, इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस का। तो अब अगर आप इसे इनिशियल सिस्टम पे ले जाते हैं तो पाई के ऊपर मैंने आई लिख दिया है। तो आप देखो मैंने इसको यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम लिया है वो मैंने क्या कितना कंसीडर किया है, क्योंकि -1 की पावर 0 1 आ जाएगा तो ये पॉजिटिव कंसीडर हो गया, ठीक है। तो अब अगर फाइनल सिस्टम की बात करें तो पाई एफ के ऊपर पाई वाई आ जाएगा, पाई ए आ जाएगा, -1 एल ए। अब इसका मतलब फाइनल सिस्टम की जो एल और वाई ए की पावर है, एल की पावर वाई ए की पावर, उस पर हमारी पैरिटी डिपेंड कर रही होगी और ये इवन आएगी अगर आपके पास पैरिटी ऑफ फाइनल सिस्टम पॉजिटिव है, और ये ऑड होगी अगर आपके पास वो पैरिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक, ये जनरल सी एक बात है। फिर कंजर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो न्यूक्लियाई न्यूक्लियन से बनते हैं जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। मगर अगर न्यूक्लियस के पास इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो तो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स होगी दो फर्मियान्स की वजह से। तो हम कहेंगे चूंकि टोटल न्यूक्लियन की तादाद तो हमेशा कंजर्व रहनी है, तो इसलिए उनकी स्टैटिस्टिक्स भी कंजर्व रहेगी। अब उन चीजों की बात कर लेते हैं जो कंजर्व नहीं रहती, जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट है। अब ये क्यों नहीं कंजर्व रहती, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करंट एलिमेंट्स पे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे, और दोनों ही बदल जाते हैं आपके पास। तो इसलिए आपके पास जब रिएक्शन होगा तो जाहिर है ये चेंज हो जाएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगी और जो करंट आपके एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगी। तो इसलिए ये दोनों चीजें कंजर्व नहीं रहती। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। आपके पास फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है। इसमें क्या है कि अगर आने वाला पार्टिकल आपका गैमा फोटॉन है तो ऐसी सूरत में जो रिएक्शन होगा उसे फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहेंगे या फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन भी कहेंगे। आप देखो गैमा आया, एक्स को हिट किया, वाई बी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन। फिर आपके पास रेडियो कैप्चर रिएक्शन। ये क्या है कि अगर निकलने वाला पार्टिकल जो प्रोडक्ट में है वो गैमा फोटॉन हुआ तो हम इसे रेडियो कैप्चर रिएक्शन के तौर पे देखते हैं। तो आपके पास जैसे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस गैमा आ जाएगा। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हाइड्रोजन लिथियम के साथ ये चल रहा है। फिर इसी तरह स्कैटरिंग का मामला है कि अगर आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल और जो आपका मिटेड पार्टिकल है और वो बराबर हो और जो टारगेट न्यूक्लियस और प्रोडक्ट न्यूक्लियस वो भी सेम हो, तो ऐसा जो रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होंगे तो ऐसे को हम क्या नाम देंगे, स्कैटरिंग देंगे। अब स्कैटरिंग को फर्दर दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में यानी जो आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है काइनेटिक, और इन इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। क्यों क्यों नहीं कंजर्व रहती, जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस आता है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस वजह से इनलास्टिक स्कैटरिंग आपको मिलती है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन, ये अब आपके पास एक अहम चीज है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियन जो इंसिडेंट पार्टिकल से आएंगे वो टारगेट न्यूक्लियस पकड़ लेता है, जबकि आपके पास बकिया जाने देता है। तो आपके पास ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है जो न्यूक्लियर की सरफेस पे ही होता है और ये 10⁻⁻² सेकंड में हो जाता है। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या कि इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्रिप आउट हो गया या उसने ट्रांसफर किया न्यूक्लियन किसको, टारगेट न्यूक्लियस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि भाई इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्रिप्ड अवे कर गया और एंटर कर गया किसमें, टारगेट न्यूक्लियस में। यहाँ पे जैसे 1H2 है पोटाशियम के साथ है, K40 हो गया, 1H1 आ गया।
तो इसी तरीके से आप इसमें ऑक्सीजन वाले केस में भी देख सकते हैं कि 1H2 ऑक्सीजन के आइसोटोप के साथ 816 के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में 817 आ रहा है ऑक्सीजन का आइसोटोप प्लस 1H1 आ रहा है। फिर पिकअप रिएक्शन या आप पिकिंग रिएक्शन कह सकते हैं। अब ये उल्टा मामला होने वाला है कि पिकअप रिएक्शन में क्या होगा कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है जब वो टारगेट को हिट करता है तो टारगेट न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन ले लेता है। यानी पिछले केस में जब हमने स्ट्रिपिंग देखा तो आने वाले से उसने एक न्यूक्लियन कैप्चर किया था टारगेट न्यूक्लियस ने, मगर अब टारगेट न्यूक्लियस से हम उठा रहे हैं तो इसका अब ये होगा कि इसकी शर्त क्या है कि इंसिडेंट पार्टिकल की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल हो जाए किसके, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियन, ताकि आपके सिर्फ एक न्यूक्लियन के साथ ही इंटरेक्शन हो पाए। तो आपके पास जैसे 1H2 है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, प्लस में हीलियम आ रहा है, तो ये चीज आपके पास तौर पे आएगी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आपके पास इसमें क्या है जनाब के स्पेलेशन रिएक्शन है कि आपके पास एक ऐसा है जिसमें एक न्यूक्लियस हिट करता है पार्टिकल को सफिशिएंट एनर्जी के साथ और मोमेंटम के साथ, और वहां से निकालता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स और या उसे स्मैश कर देता है मैनी फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो आपके पास ये स्पेलेशन रिएक्शन कहलाएंगे। इसकी एक मिसाल आप फिशन रिएक्शन में देख सकते हो कि आपके पास फिशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियस यानी एटम जो है टूट जाता है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, और ये फिशन प्रोसेस आपके पास जैसे फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज करता है। जैसे एक न्यूट्रॉन हिट करता है यूरेनियम को, बैरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी। फिर फ्यूजन रिएक्शन इसका उलट होता है कि 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं कोलाइड करके, जाहिर है ऐसा हाई स्पीड पे होगा या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो मिलके वो एक नया न्यूक्लियर बना लेते हैं। जैसे 1H2 हीलियम बना रहा है, साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहा है। तो ये आज के आपने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था, कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती हैं, कौन सी कंजर्व नहीं रहती, किस किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।